सर, मैं गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल दाड़ी में प्रिंसिपल हूँ। तो जहाँ तक एनरोलमेंट की बात है, मैं एनरोलमेंट के बारे में कुछ कहना चाहूँगी, जो कि इनिशिएटिव्स में सबसे पहला इनिशिएटिव होना चाहिए और जो हमने किया है। तो कुछ चीज़ें मैं बताना भी चाहूँगी, क्योंकि हर चीज़ जो है वो कई बार पीपीटी पे में नहीं आती है। तो जब मैंने ये स्कूल ज्वाइन किया, एक तो एनरोलमेंट की बात है और एक ड्रग्स कैसे हमने यहाँ पे ड्रग फ्री कैसे किया, और उस दिशा में हमारे कदम अभी भी हमारे जारी हैं प्रयास। तो इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगी, जब मैंने इस स्कूल में ज्वाइन किया तो एनरोलमेंट उस टाइम भी ऐसा नहीं है कम थी, 300 के करीब उस टाइम भी एनरोलमेंट थी। तो आई वॉज़ इम्प्रेस्ड कि काफ़ी एनरोलमेंट है। बट जब मैं स्कूल में अंदर आई और मैंने देखा, तो पता चला कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आ नहीं रहे हैं। 4 दिन नहीं आते हैं, 1 दिन आ जाते हैं, फिर वो लोग 5 दिन फिर छुट्टी पे हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं। फिर हमने एक अभियान चलाया कि जो बच्चे रेगुलर नहीं आते हैं उनकी अटेंडेंस नहीं लगाई जाए और उनके पेरेंट्स को बुलाया जाए और उन बच्चों के नाम उनको बता दिया जाए। अभी नाम हमने नहीं काटे थे, पर उनको बता दिया जाए कि आपके नाम कट चुके हैं। तो धीरे धीरे जैसे ही हमने पेरेंट्स को बुलाना शुरू किया, तो टू माय अटर सरप्राइज़ काफ़ी सारे बच्चे ऐसे थे जो किसी के होटल्स में, किसी की दुकानों पे काम कर रहे थे और उन्होंने यहाँ पे फेक एनरोलमेंट करवाई हुई थी। मतलब कभी 1 दिन आ जाते थे और 10 दिन वो फिर एब्सेंट हो जाते थे। जैसे 6 दिन हैं, ऐसे बीच में आ जाना और 1 दिन अटेंडेंस लगवानी और फिर चले जाना। तो फिर हमने उनको बोला कि अगर आप ये रेगुलर नहीं आते तो अब नाम इनके कट जाएंगे और फिर इनको एडमिशन नहीं मिलेगी। तो धीरे धीरे वो बच्चे आने शुरू हुए और फिर उसी प्रयास में हमने फिर ये देखा कि जो बच्चे, और कुछ बच्चे थे, कोई 30% के करीब ऐसे भी बच्चे थे जो पता चला कि वो खड्डों में होते हैं। बहुत सारी खड्डों का हमें नाम भी पता चले, कोई मंदिरों के नाम पता चले जहाँ पे उनके हाइड आउट्स थे। तो वो बच्चे ड्रग्स में थे। तो अब ये बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए कि एक ड्रग्स में बच्चे हैं और उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो आई वॉज़ न्यू टू दिस प्लेस। सो मैंने हमारे यहाँ एसपी होते थे खुशहाल जी, तो उनकी वाइफ भी बाई चांस हमारे साथ यहीं पे पोल साइंस के लेक्चरर थी। तो हमने खुशहाल जी से रिक्वेस्ट करी। हमने उनको बोला कि प्लेन क्लोथ्स में प्लीज़ आप अपनी पुलिस, हमने जहाँ जहाँ आप हाइड आउट्स बताए हैं वहाँ भेजिए। और कुछ बच्चों का हमें पता चला कि वो स्कूल आने के बजाय किसी के साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के कहीं कहीं चले जाते हैं। वो शायद वेंडर्स थे। तो अब हमने बीच बीच में नारकोटिक्स वाले प्लेन क्लोथ्स में, पर बच्चों को पता चल रहा था कोई आ रहा है हमारे स्कूल में, और बाहर प्लेन क्लोथ्स में पुलिस, ये रोज़ का ही काम हो गया था अब हमारा। बच्चों को पकड़ा धकड़ी ऐसे उस पे जाना, बड़ी जगह से जो हाइड आउट्स थे वहाँ से बच्चों को पकड़ना, फिर उनके पेरेंट्स को बताना। तो इस तरीके से करके काफ़ी सारे बच्चों का हमें पता चला जो नशे में थे। अब उससे क्या हुआ कि एक तो ये भी पता चला कि कौन कौन उनको सप्लाई कर रहे थे, उनके फ़ोन्स भी लिए गए, बहुत सारी चीज़ें हुई उसमें। तो अब वो बच्चे धीरे धीरे स्कूल आना शुरू हो गए। और उसके बाद कुछ बच्चे, जो बहुत ही बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन थी, स्कूल के अंदर थे, जो चिट्टा शायद पाउडर था जो सप्लाई कर रहे थे। तो हमें पता चला कि एक टीचर ने, लेडी टीचर ने बताया कि मेरे सामने बच्चा जो था वो किसी को, कुछ बच्चों को बोल रहा था इसको खा के देखो। तो उन्होंने जब तक उससे पकड़ते उसने कहाँ कहाँ छुपा लिया और आइडिया ही नहीं लगा कि कहाँ उसने छुपा दिया उसको। बट उस बच्चे ने फिर घर जाके भी बताया कि एक लड़का है हमारी क्लास में जो कि खुद नहीं लेता है पर बच्चों को बोलता है इसको देखो कितना मज़ा आएगा। और आई वोंट नेम, पर बहुत एजुकेटेड फैमिली से था वो बच्चा। और हमने उनके पेरेंट्स को बुलाया यहाँ पे और उनको कहा कि हमारे पास तो रोज़ पुलिस आ रही है और पकड़ के ले जाएगी इस बच्चे को, तो हम इस बच्चे को स्कूल में नहीं रखेंगे, आप इस बच्चे को ले जाइए यहाँ से, है ना। क्योंकि हमारे सामने अब वो वैसे नहीं पकड़ा गया था, तो हम उसका नाम पुलिस में उस तरीके से नहीं दे सकते थे। बट हमें शक क्या, यकीन ही था कि वो बच्चा ऐसा कर रहा है।
पहले तो पेरेंट्स माने नहीं, पर फिर हमने उनको बोला आपके लिए भी ये बहुत सही बात होगी कि आप इस बच्चे को घर में रखें, अपनी नज़रों के नीचे रखें, और ये अगर कुछ गलत काम कर भी रहा है तो आपको पता चलेगा, नहीं तो पुलिस में कल को चला जाएगा तो फिर इसका फ्यूचर जो है वो स्पॉइल हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से हमने उन पेरेंट्स को मनाया और उस बच्चे को भेजा। तो उसके बाद स्कूल में एटलीस्ट सप्लाई वाला चैनल तो बंद हो गया। अब उससे क्या हुआ, अच्छा एक और प्रॉब्लम थी जो कि मुझे लगता बहुत सारे स्कूलों में जो ये फेक एनरोलमेंट जिसको हम बोलते हैं उस टाइप का होगा कि डमी बच्चे, मतलब पढ़ कहीं और रहे हैं और यहाँ पे डमी एडमिशन्स। अब वो 300 बच्चे के करीब तो था, पर उसमें से मुझे लगता है कि 100 बच्चा तो ऐसा था, या तो वो ड्रग्स की वजह से बाहर था, या फिर वो उसकी एनरोलमेंट जो थी वो गलत हो रखी थी, वो डमी स्कूल समझ के या एडमिशन ली हुई थी, और जो कि कहीं कहीं काम कर रहे थे वो भी एक तरीके से डमी एडमिशन थी, कभी कभी आ जाना और अटेंडेंस लगवा जानी आके। तो अब ये बहुत बड़े 3 चैलेंजेस मेरे पास थे। तो पहला वाला मैंने आपको बताया कि जब बार बार पुलिस आने लगी, बार बार नाके लगने लगे, सब कुछ होने लगा, तो नेक्स्ट ईयर मतलब 22 में मैं आई थी, तो जो फिर 23 वाली एडमिशन्स हुई उसमें हमारे पास क्लीन स्टूडेंट्स आए, क्योंकि सोसाइटी में बात फैल गई थी बिल्कुल कि इस स्कूल में बहुत पकड़ा धकड़ी हो रही है और बच्चों को बिल्कुल भी मतलब कुछ भी अलाउड नहीं है। कई बार सिगरेट्स बाथरूम में हमने पकड़ी, उन बच्चों को के भी पेरेंट्स को बुलाया, उनसे राइटिंग में लिया, बहुत कुछ किया था हमने अगस्त से लेकर मार्च तक। तो अब सबके दिमाग में आ गया क्लीन स्कूल है। अब मेरे पास एडमिशन्स कम हो गई, उस साल काफ़ी कम हो गई, मतलब वो कहीं 300 से वो पहुंच गई जाके 230 के करीब। तो नो प्रॉब्लम्स, बट एटलीस्ट बच्चे वो थे जो स्कूल में प्रेजेंट रहते थे और वो नशे में भी नहीं थे, और वो डमी एडमिशन्स भी नहीं आए मेरे पास लोग कि मैम यहाँ क्या हम डमी एडमिशन करवा सकते हैं, ऐसा है वैसा है। आई सेड नो, यहाँ तो डिसिप्लिन ही बहुत है, अगर आपको एडमिशन लेनी है तो बहुत डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, ये डमी एडमिशन का तो मतलब ही नहीं है। तो कम हुई एडमिशन्स उस साल पे। पर फिर मैंने देखा जब लोगों का विश्वास बनने लगा कि यहाँ डिसिप्लिन भी है, हमारे बच्चे सेफ़ एनवायरनमेंट में हैं, यहाँ पे सेफ़ जोन है, बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, टीचर्स इंटरेस्ट ले रहे हैं, सब चीज़ों पे ध्यान रखा जा रहा है, कोजी एटमॉस्फेयर है, जो भी लोगों को लगा। मतलब हमने कोई बड़ी एडवर्टाइजमेंट नहीं करी, बट वो वर्ड ऑफ माउथ होता है कि एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारे पास जो अब इसके बाद एडमिशन आई, अगले साल जो एडमिशन्स आई हमारे पास 23-24 में जो एडमिशन आई, वो सीधी ही हमारे पास 230 से 290 पहुंच गई। छठी में मैक्सिमम बच्चा, जो कि पहले 10-12 ऐसे ही हुआ करता था और बाकी स्कूल्स में भी ऐसा ही रहता है, 35 बच्चा हमारे पास छठी में आया। और 11th में केवी से बच्चे आ रहे हैं, बॉय स्कूल से बच्चे आ रहे हैं, गर्ल्स स्कूल से बच्चे आ रहे हैं, कोतवाली से बच्चे आ रहे हैं, नर्सरी स्कूल से बच्चे आ रहे हैं। और हमने बहुत बच्चों के टेस्ट भी लिए। हमने उनको, खास करके प्राइवेट स्कूल के बच्चों को, हमने उनको ये बोला कि आपके मैथ और जो हिंदी है वो अच्छी नहीं होती है, तो टेस्ट दीजिए, ताकि कल को वो ये ना बोलें कि हम तो प्राइवेट स्कूल से आए हैं और बड़ा हाई हेडेड रहते हैं। और तो हमने वाकई में उनके टेस्ट लिए, तो वो वीक रहते हैं कई बार हिंदी और मैथ में, इंग्लिश में वो ठीक होते हैं। तो ऐसे ऐसे करके हमने उनको भी थोड़ा ये देखे कि नहीं, वो भी अपने बच्चों का ज़्यादा ध्यान रखें। तो इस तरीके से हमने एडमिशन्स ली। और मैंने देखा केवी से बच्चे, सेंट्रल स्कूल से बच्चे, बहुत सारे स्कूलों से लोगों ने विश्वास करके। एक दादा आए मेरे पास यहाँ पे, जो मेरे पास करंट स्कूल में होते थे, कहते मैंने तो अपनी बेटी आप ही के पास यहाँ रखनी है और उसको आपने आईएएस बन के निकालना है। अब मेरा बेटा जो है वो उसने आईएएस क्वालिफाई किया था इंटरव्यू तक, तो मेरे पास बुक्स रखी थी उसकी, तो मैं सारी बुक्स ले आई, उसको गाइड किया, बेटे से गाइड करवाया। उसने क्लैट भी क्वालिफाई करा था, तो कुछ बच्चे जो क्लैट करना चाहते थे वो क्लैट की बुक्स उनको दी। तो आई डोनेटेड फ्यू बुक्स। ऐसे ही मैंने टीचर्स को बोला, अभी तक खैर ऐसा किसी ने इस कड़ी में पार्टिसिपेट नहीं करा है, बट नेक्स्ट ईयर देखते हैं कि मैंने बोला है कि आप डोनेट भी करें, और डोनेट बुक्स ही ना करें। अगर आपका बच्चा डॉक्टर बन गया है तो आप उस बच्चे को बोलिए कि कभी वो स्कूल में आए और बाकी बच्चों को बताए कि इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है।
तो ये चीज़ें जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं बच्चों के लिए। वो लड़की है, उसके पास कभी भी फ्री टाइम होता है, लाइब्रेरी में आती है। आईएएस की बुक्स मेरे पास मैंने मैम को दे रखी हैं, राइटिंग में उनको लिख के दे रखा है, और वो इशू कराती है, पढ़ती है अपने। और भी बच्चों को पढ़ना है वो भी पढ़ते हैं। इस बार हमने और भी कंपटीशन के बच्चों से पूछ के बुक्स लाई हैं, वहाँ पे रखी हैं कि जिस भी बच्चे को चाहिए। और बुक्स के मामले में ये है कि जो भी बच्चा मेरिटोरियस बच्चा, जो भी पढ़ने वाला बच्चा हमें जो भी बुक्स बोलता है, हम वो लाइब्रेरी में ला के उनको दे रहे हैं। तो ये कुछ प्रयास थे जिनकी वजह से मुझे लगता है कि हमारी एनरोलमेंट जो रियल एनरोलमेंट बढ़ी। नशे से भी हमारा स्कूल जो था फ्री हुआ। फ्री मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि पिछले साल भी कुछ जगह पे बच्चे हमने देखा कि टीचर्स ने देखा कि सुबह सुबह 9:30 बजे स्कूल पहुंच रहे हैं। तो हमारे टीचर्स हैं, जो डिसिप्लिन कमेटी है, प्रेयर टाइम में वो जगह जगह जाती है जहां हमें पता चलता है कि कुछ हाइड आउट्स हैं। तो हमें पता चला कि वहाँ पे शायद वो सिगरेट वगैरह पीते हैं, उसके बाद आते हैं। तो उसके बाद भी हमने पिछले साल भी उनके पेरेंट्स को बुलाया, फिर उन बच्चों से बात करी। वो बच्चे बार बार पानी पीने जा रहे थे, तो पेरेंट्स को पता चला। उसके बाद हमने उनकी एडमिशन पहले कैंसिल करी, बट फिर जब उन्होंने लिख के दिया और वो बच्चों ने माना कि हम अब रेगुलर, माँ उनकी मदर ने बोला कि मैं छोड़ के जाऊंगी, लेके जाऊंगी, फिर हमने उसको दोबारा एडमिशन दिया। और हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छे चल रहे हैं। अब वो तंग भी नहीं कर रहे हैं और कोई प्रॉब्लम भी नहीं दे रहे हैं। तो बड़े बड़े सारे हमने साम दाम दंड भेद सब लगाया, और हमारी कोशिश पूरी जारी है। तो अब वो जो हमें बच्चे बड़े नशे वाले थे वो हमारे स्कूल में नहीं हैं, और कोई जाने की कोशिश भी, क्योंकि कभी भी कोई भी जा सकता है, जाने की कोशिश भी करता है। तो उनको पता है कि हम टीचर्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि जैसे ही बच्चे स्कूल में एब्सेंट होने शुरू हुए, हमें पता चल जाता है कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं। तो उनके पेरेंट्स को बुलाओ तो और भी क्लियर हो जाता है। तो दैट वाज इट। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम पूरा पीपीटी में बता ही देंगे। तो कुछ चीज़ें थी जिनको मैं बताना चाह रही थी। एक बहुत इम्पॉर्टेंट और फैक्टर है, एनरोलमेंट बढ़ाने का भी बोल सकते हैं, बच्चों की मेरिट को इंक्रीज़ करने का, और बच्चों के लेवल को प्रॉपर रखने का, जिसका नाम हमने रखा है तारे ज़मीं पर। तो तारे ज़मीं पर का मतलब सभी समझ ही रहे होंगे, एक मूवी भी थी। उसका मतलब ये है कि जब बच्चा कुछ अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा, तो वो बच्चा क्लास में चलेगा कैसे। हो यही रहा है। अब हमारी सरकार बहुत प्रयास कर रही है इस लेवल पे, उस लेवल पे, बट असली प्रॉब्लम कहाँ पे है। जैसे मान लो फर्स्ट क्लास का बच्चा जो है वो सेकंड में आ गया, पर उसको फर्स्ट का सिलेबस नहीं आता है। वो 5th में पहुँच गया, वो 10th में पहुँच जाते हैं बच्चे। मेरा ये रिसर्च है, मैंने किया है इस पे काम। तो जब मैंने फर्स्ट स्कूल एज HM ज्वाइन किया, तो मैंने देखा 10th क्लास में 5 बच्चे ऐसे थे, उसमें से 2 तो थोड़े फीबल माइंडेड थे, और 3 ऐसे थे जिनको मैथ का टेबल्स भी नहीं आते थे, इंग्लिश का ABC भी नहीं आता था, हिंदी का क ख ग भी नहीं आता था। अब आप बताइए कि अगर वो बच्चे 10th में नकल करके पास होने के कगार पे हों, उसी पे होंगे बेस्ड वो। पर अब मैं वहाँ पे थी, नकल का मतलब ही नहीं था। तो मैंने टीचर को बोला लेट्स ट्राई। हमने उनका पहले प्री बोर्ड लिया, तो बच्चे फेल थे वो 5, क्या 1-2 और भी फेल थे उस टाइम। तो पर उन 5 बच्चों का चैलेंज था हमारे पास। अब हमारे पास बीएड वाले बच्चे भी आते हैं बीच में। मैंने एक मुहिम चलाई कि क्यों ना ये 5 के 5 बच्चे बीएड के एक बच्चे को दिया जाए, जो वाकई में अच्छे से मतलब इन बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उनको टेबल से शुरू किया, वो 4 महीने के लिए आते हैं, उनको टेबल से शुरू किया जाए। जैसे टेबल्स मतलब 2 के टेबल से शुरू किया जाए, क ख ग से शुरू किया जाए, ABC से शुरू किया जाए, जहाँ तक पहुँचते हैं। चलो पास नहीं होंगे, कम से कम बच्चे लाइफ में हैंडीकैप नहीं रहेंगे, उनको पढ़ना लिखना तो आ ही जाएगा, थोड़ा बहुत हिसाब भी आ ही जाएगा। ये 5 बच्चे एटलीस्ट लाइफ में कहीं ना कहीं स्टैंड कर जाएंगे। तो टू आवर अटर सरप्राइज़ 4 महीने उन बच्चों ने उनका बोला कि मैम ये अब 6ठी के लेवल पे पहुँचे। 1 महीने बाद फिर बोला मैम अब ये 7th के लेवल तक आ रहे हैं। अच्छा, फिर उनमें से भी 2 बच्चों का उनको फिर भी डाउट था, मैम अब ये बच्चे आ गए 8th के लेवल तक। धीरे धीरे प्री बोर्ड तक आए वो बच्चे, थोड़ा जैसे 9th के लेवल तक आ गए। फिर मैंने
जो मैम थे वहाँ पे, उनको बोला कि आप ना अब इन बच्चों को बार बार टेस्ट लो और इन बच्चों को 10th का जो मेन क्वेश्चंस है वो कराओ, सारा सिलेबस ना कराएं आप। अच्छा, और मैं भी साथ में लगी, मुझे भी थोड़ा बहुत मैथ्स तो आता ही था। तो चलिए शुरू हो गए हम उन बच्चों के साथ। साइंस भी, मैंने साइंस टीचर रही हूँ तो साइंस भी पढ़ाई, उन बच्चों को साइंस के भी टेस्ट होते रहे। ये वो उनको उतना कर ही कराया जितना कर वो पास होने के लायक अपना कर सके। और हमारे लिए बड़ी हैरानी की बात थी उस पूरे स्कूल में, जहाँ पे उस स्कूल का एक वो था कि 8% से ऊपर कभी रिज़ल्ट नहीं आया था। उनका लेटेस्ट रिज़ल्ट जो था वो 32% था। उस स्कूल में वो 5 के 5 बच्चे जो हमें लगता था फेल हो जाएंगे, सिर्फ एक बच्चा वहाँ फेल हुआ। और वो इतनी स्ट्रिक्टनेस में एग्ज़ाम हुआ, किसी दूसरे स्कूल में एग्ज़ाम होता था, वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल थे। और एक बच्चा जिसको हम मान ही नहीं सकते थे वो फेल हो गया, बट वो 5 के 5 बच्चे पास थे। और बाद में जब मैंने एज ए प्रिंसिपल दाड़ी में ज्वाइन किया तो वो लड़की जो वहाँ से निकली थी, जिसको हम फीबल माइंडेड बोलते थे, वो यहाँ से +2 करके भी जा रही थी। तब मुझे बड़ी खुशी हुई कि कम से कम वो लाइफ में कुछ करने के लायक तो बने। तो मुझे लगता है कि जो मैंने अब बाकी स्कूलों में भी यही एक्सपेरिमेंट किया कि छठी में ही बच्चे पकड़ लिए जाएँ। उस टाइम तो मेरे पास चांस नहीं था, 10th के बच्चे ही मुझे उस टाइम उनका था कि इनका देखते हैं पहले रिज़ल्ट कैसा आता है। और 6 से तो मैंने स्टार्ट वहाँ पे भी कर दिया था, बट उसके बाद क्योंकि मेरे पास टाइम था तो मैंने 6 से स्टार्ट करा इस चीज़ को कि छठी क्लास में एक तो टीचर जो लगाई जाए वो बहुत ही ममता से भरी हुई होनी चाहिए। और वो टीचर ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे का एक एक बात जानती हो, केस हिस्ट्री जानती हो, बच्चे के बारे में सब कुछ जानती हो वो। तो जब वो टीचर जो है वो बच्चे के बारे में सब कुछ जानेगी, सब कुछ उसके बारे में वो हिस्ट्री रखेगी अपने पास, पूरी एक फ़ाइल बना के रखेगी उस बच्चे के बारे में, तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा कि बच्चा जो है वो उसकी नज़रों में रहेगा और उसको पता रहेगा वो बच्चा क्या कर रहा है। फिर उसके बाद बच्चों को एक एक बच्चे की स्क्रूटनी होगी कि वो बच्चे को मैथ्स कितना आता है, साइंस कितनी आती है, इंग्लिश कितनी आती है। अगर बाई चांस छठी में ही कोई बच्चे आपके कुछ ऐसे निकलते हैं जो बाई चांस कोई बच्चे आउट ऑफ स्कूल से भी आए होते हैं और उनको एज के अकॉर्डिंगली एडमिशन मिल गई होती है, तो कई बच्चों को क ख ग नहीं आ रहा, ABC नहीं आ रही, तो पहले के 6 महीने उन बच्चों को वही सिखाया जाए। जैसे ही वो एक स्टेप आगे जाए, सिलेबस ही अपने अकॉर्डिंगली बना लो। ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी किताब में सिलेबस दिया हुआ है सारा का सारा उन बच्चों को कराना है। जो बच्चे कर सकते हैं उनको अलग रखो, जो नहीं कर सकते हैं उनको उनके अकॉर्डिंगली करा लो। ऐसे ऐसे करके हमने एक्सपेरिमेंट किया और हमने देखा कि बच्चे एटलीस्ट एक क्लास में जब इस लायक हो गए कि वो उस क्लास का समझ सकें, तभी वो आगे क्लास में बैठ भी पाएंगे, उनका इंटरेस्ट भी बनेगा, वो कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे क्लास को। जब उनको समझ ही कुछ नहीं आएगा क्योंकि उनको बेसिक्स क्लियर नहीं हैं, तो तारे ज़मीं पे जैसे मूवी थी कि उनको सब कुछ उड़ता उड़ता ही नज़र आ रहा है, पता ही नहीं है सिर के ऊपर से निकली जा रहा है। तो ये पॉइंट बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों को बेसिक्स किसी भी लेवल पे, अगर लगता है कोई 9th का बच्चा ऐसा है, 10th का बच्चा ऐसा है, किसी भी स्टेज पे उसको एटलीस्ट खड़ा होने लायक तो बनाएं कि वो अगर अपनी लाइफ में कहीं जाए तो हैंडीकैप ना फील करे। और एक जो ये नकलों का सहारा लेके बच्चों को आगे 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 कई बार हो जाते हैं, तो वो बच्चे कहीं भी स्टैंड नहीं कर पाते हैं फिर। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि तारे ज़मीं पर उस मूवी को ही जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि वो बच्चे के ऊपर से निकल रहा है, इधर उधर तारे घूम रहे हैं। तो वही हाल हमारे बहुत सारे बच्चों का होता है क्लास में। टीचर बहुत कैलिबर्ड है, बड़ी मेहनत कर रहा है, बट कहाँ मेहनत कर रहे हो, उसको तो पता ही नहीं है कि आप बोल क्या रहे हो, क्योंकि उसकी तो बेसिक्स क्लियर है, उसको ABC नहीं आती, आप कैट रैट क्या सिखा रहे हो उसको। तो ये मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले ही उनके लेवल्स को मेजर कर लिया जाए, और इसमें हम बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। मेरे पास जैसे ही B.Ed के बच्चे आते हैं, मैं सभी क्लासेस के बच्चों की उनसे मेजर लेवल वो करवाती हूँ, और फिर लिखते हैं हम, फिर बच्चों को देते हैं। फिर उन बच्चों की मैं जब साइन करती हूँ, लिखती हूँ कि इस B.Ed के बच्चे ने इस बच्चे को आगे बढ़ाया है, इतना आगे बढ़ाया है, इसका लेवल 4th तक का था, इसने उसको 6th के लेवल तक किया है, चाहे वो बच्चा 9th में ही क्यों नहीं है। तो इस तरीके से मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे कैपेबल हो जाते हैं पढ़ने के। तो थैंक यू सो मच।